ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में अपन अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण क्लास 11th एंड क्लास 12 मतलब लास्ट 11th में कंपलसरी आती है। बिजनेस अकाउंट सब्जेक्ट में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में अपन जिसमें देख रहे हैं, जिसमें अपनी बैलेंस शीट भी अपन को दिखाई देने वाली है एंड अपनी पास संपत्तियाँ यानी एसेट्स, लायबिलिटीज, दायित्व पक्ष में जो अपन दिखाई देने वाले हैं। और इसमें अपन जो बैलेंस शीट अपन बनाएंगे चेक करने के लिए लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन अपने पास शामिल है, जो कुल मिला के एक ही क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे पॉइंट अपने पास दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को अपन इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को में बने रहिए, पूरा देखते रहिए। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि लेखांकन समीकरण में अपने यहाँ जो पहला क्वेश्चन है लेखांकन समीकरण, इसमें जो अपन देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट अपन इसको पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन पढ़ लेते हैं कि 1 लाख नगद से व्यापार प्रारंभ किया, यानी कोई एक व्यक्ति है उसने 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया है। ठीक है, व्यापार प्रारंभ कर लिया है। आगे क्या किया है अपन या तो सबसे पहले करते हैं, सारी एक एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 1 लाख रुपए नगद से व्यापार का प्रारंभ किया है। ठीक है, देख लिया 1 लाख रुपए नगद से व्यापार प्रारंभ किया है, बिल्कुल समझ में आ गया है। 20,000 से बैंक खाता खोला है, 20,000 से बैंक खाता होता है, 80,000 रुपये बच जाएंगे। हरी से 50,000 का माल खरीदा, आधी राशि तुरंत चुकाए, 25,000 रुपये नगद तुरंत चुकाए और 25,000 रुपये अपने दायित्व पक्ष में अपन लिखेंगे। गौरव को 20,000 की लागत का माल 30,000 में बेचा, 20,000 की लागत का माल 30,000 में बेचा, 10,000 का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, अपन कैश में जोड़ देंगे। बैंक से ऋण लिया, 2 लाख रुपए बैंक से ऋण लिया, कैश में वृद्धि हुई, बैंक कैश में वृद्धि हुई। आगे देखते हैं 1 लाख की मशीन खरीदी, चेक से भुगतान किया, 1 लाख की मशीन खरीदी, बैंक में चेक द्वारा 1 लाख का भुगतान किया गया। गौरव दिवालिया हो गया, उसे आधी राशि ही प्राप्त हुई। गौरव दिवालिया यानी कि उसके पास कुछ रुपए ही नहीं मिले, कुछ रुपए भी नहीं मिले, वो दिवालिया हो गया, उसे आधी राशि ही हमें प्राप्त हो पाई। किराया 2,000, वेतन, सैलरी, किराया, रेंट, इंग्लिश में करने वाले हैं आज अपन सवाल। तो उसके लिए अपन देख लें, वेतन, सैलरी, 5,000 रुपये नगद चुकाए, बिल्कुल बहुत सही पढ़ लिया एक बार। और उसके पहले अपन चालू करने से पहले एक बात और देख लें कि इसमें 8 पॉइंट है। जी बिल्कुल 8 पॉइंट है। पहला पॉइंट अपन वापस एक बार देख लें, 1 लाख रुपए से जो नगद व्यापार प्रारंभ किया था किसी ने, तो उसमें 1 लाख रुपए से सबसे पहले यहाँ अपन सबसे पहली एंट्री अपन कैश अकाउंट। तो सबसे पहले तो इसको बनाने का जो फॉर्मेट है वो एकदम जो इजी बना हुआ है आपके सामने, ये सबसे इजी है कि एक जो कॉलम, ये जो लाइन खींची है, ये तो अपने सारी लाइन जो अपनी 8 पॉइंट है उन पॉइंट लिखने के लिए, यहाँ अपने उनकी संपत्तियाँ एक्सेस लिखने के लिए, इधर एक लाइन लायबिलिटीज, उनकी लायबिलिटीज लिखने के लिए। पहला पॉइंट अपन ने देखा था कि 1 लाख रुपए से उसने कैसे नगद व्यापार प्रारंभ किया था। जो 1 लाख रुपए नगद थे वो उसके कैश थे, नगद थे, उसके पास थे, उससे उसने कोई भी बिजनेस हो उसने वो चालू किया था, खाता 1 लाख रुपए से। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने देख लिया कि ओपनिंग कैश, उसके पास कैश, यहाँ हेडिंग डाल के 1 लाख रुपए, और इस साइड कैपिटल जो हमारे कैश होता है वो हमारी संपत्तियाँ भी होती हैं, वो हमारी पूंजी भी होती हैं, जो हम व्यापार में लगाते हैं वो हमारी पूंजी भी होती है, जो हमारे कैश है। तो दोनों बराबर 1 लाख रुपए, हम 1 लाख यहाँ लिख लेंगे। पहली एंट्री बहुत ही ईजी थी। चलिए दूसरी एंट्री पे धड़ाकेदार चल लेते हैं। 20,000 से बैंक खाता खोला, 20,000 रुपये से बैंक खाता खोला, कोई मुश्किल बात नहीं है, आराम से समझ में आ गया। 20,000 से बैंक खाता खोला गया है। और देख लें यहाँ आ चुके 20,000 से सेकंड हेडिंग आप देखो, 20,000 बैंक अकाउंट न्यू इक्वेशन अपन हर डालते हैं। 20,000 से व्यापार बैंक खाता खोला, माफ़ी चाहूँगा, बैंक खाता खोला। तो 20,000 से जो बैंक खाता खोला गया है उसमें
20,000 हमने नगद दिए और बैंक खाता खोला। तो 20,000 यहाँ हमारे कैश में से माइनस होंगे। माइनस करने के लिए ब्रैकेट का अपन जो निशान लगाते हैं, माइनस का चिन्ह नहीं लगाते। प्लस करने के लिए भी अपन सिर्फ प्लस का निशान लगाते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते। माइनस के लिए ब्रैकेट का जो चिन्ह है वो लगाया जाता है दोनों तरफ, आगे पीछे दोनों तरफ। तो ये देख सकते हैं कैश में से 20,000 माइनस कर दिए हैं जो कि ब्रैकेट लगा दिया है, और बैंक में 20,000 प्लस कर दिए हैं जो कि यहाँ पे प्लस 20,000 लिख दिया है। कैपिटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यहाँ से 20,000 गए और यहाँ 20,000 आ गए, तो कोई परिवर्तन हुआ। 1,00,000 का वैसा ही रह गया। तीसरी एंट्री अपन देख लेते हैं। तीसरी एंट्री अपन देख रहे हैं कि तीसरी एंट्री है कि हरी से 50,000 का माल खरीदा, आधी राशि तुरंत चुकाई। इसे भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अपन ने हरी से 50,000 का माल खरीदा और आधी राशि तुरंत चुकाई, यानी 25,000 आपने तुरंत चुकाए। इसको अपन भी फटाफट देख लेते हैं। थर्ड है हरी से 50,000 का स्टॉक अपन ने खरीदा। तो हाँ, इसमें न्यू इक्वेशन में अपन सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि ऊपर जो अपने पास न्यू इक्वेशन और जो खर्चा पानी किया था अपन ने, उसको काट पीट के अपने पास नीचे क्या रिजल्ट रहता है। 80,000 अपने पास नगद रहते हैं, 20,000 हमारे पास बैंक में रहते हैं, पूंजी हमारे पास 1,00,000 सुरक्षित रहती है। न्यू इक्वेशन में सबसे पहले हाँ एक बात और आती है कि आधी राशि तुरंत चुकाई, यानी कि पैसे दिए। आधी राशि 50,000 के आधे 25,000 रुपये, और उसको अपन ने दिए। किसको दिए? हरी को दिए। 50,000 के आधे 25,000 रुपये और उसको देने हैं, यानी अपने जो कैश से माइनस होने हैं उसे अपन ने ब्रैकेट में दर्शाया और 25,000 को लिख दिया। बैंक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। स्टॉक अपन ने खरीदा है, 50,000 का मुनाफा अपन को स्टॉक में हुआ है। और एक यहाँ अपन देख लेते हैं लायबिलिटीज़ में अपना एक पक्ष जो कि क्रेडिटर के नाम से है वो बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ गया है? क्योंकि 25,000 रुपये अभी हमको उसको चुकाने हैं। तो जो चुकाने की राशि हो जाती है, क्रेडिटर होते हैं वो हमारे लायबिलिटीज पर्स में आते हैं, जो कि बैलेंस शीट में आपने देखा होगा। एक तरफ लायबिलिटीज, एक तरफ एक्सेस, बीपी, बीआर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्रेडिटर्स में 25,000 रुपये जो कि क्रेडिटर्स में लिखे हुए हैं, जो कि हमें हरी को लौटाने हैं। 25,000 रुपये हम लौटाने हैं और लौटाएंगे। और आगे देख लेते हैं। इसकी एक अपन सबसे पहले यहीं एक न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि आगे प्रॉब्लम ना हो हमको कि 80,000 में से हमें याद है कि हमें आधी राशि उसको तुरंत चुकाई है। 25,000 माइनस करे हैं तो 55,000 हमारे पास कैश रहा है। बैंक में 20,000 वैसे के वैसे पड़े हैं, हमने एक भी खर्च नहीं करा है। स्टॉक में 50,000 की वृद्धि है। कुल मिला के ये करीबन 1,25,000 हमारा आंकड़ा बैठता है, क्योंकि दोनों तरफ आपका बराबर चलना चाहिए। दोनों तरफ एक्सेस और लायबिलिटीज़, यहाँ पे हमारे पास 55,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000, ये होता है 1,25,000। और लायबिलिटीज़ पक्ष में आप देखो कैपिटल्स 1,00,000 का 1,00,000 वैसे ही पड़ा है, और क्रेडिटर्स में 25,000 का जुड़ गया। हाँ, एक बात और कि यहाँ 25,000 कैश में से गए, लेकिन यहाँ कैपिटल में से 25,000 क्यों नहीं गए, ये अपन देख लेते हैं। कि यहाँ 25,000 इसलिए गए क्योंकि हमने उसको आधी राशि चुकानी है, अपन ने उसको चुकाई। और देख लें कि अपन ने 25,000 देके 50,000 का माल लिया। अपन को कितना, मतलब इन दोनों में अंतर कितना बैठा? 25,000 का अंतर बैठा। यानी दोनों तरफ या तो 25 अपन एक्सेस में लिखें, या मतलब 25 अपन लायबिलिटीज़ में लिखें। अगर एक्सेस में लिखें तो या तो हमारे 50 कम हो, या लायबिलिटीज़ में लिखें तो या 25 ज़्यादा हो। कैसे? अपन एक बार और देख लेते हैं कि कैश में अपन ने 25,000 रुपये तो उसको दिया और 50,000 का माल लिया, ठीक है, समझ में आ गया। लायबिलिटीज़ में 1,00,000 में 25,000 इसलिए कम नहीं किए क्योंकि अगर अपन करते तो जो अपने पास क्रेडिटर है वो हमें 50,000 के दिखाने होते, तब जाके बैठता। लेकिन हमने आधी राशि जो तुरंत चुका दी है और 50,000 का माल ले लिया है, इसलिए अपन ने 25,000 ही उसको चुकाने हैं। क्रेडिटर्स 25,000 और अपन ने कैपिटल में कोई बदलाव नहीं किया है। बाकी समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। आगे अपन इसमें देख लें कि फोर्थ कंडीशन अपन इसमें देख लेते हैं क्या है, फटाफट से देख लें कि गौरव को 20,000 की लागत का माल 30,000 में बेचा। समझ में आ चुका है, लिखा हुआ है, बढ़िया लिखा हुआ है, समझ में आ गया है कि गौरव को जो 20,000 का माल है वो हमने 30,000 में बेचा है।
तो 10,000 का मुनाफा ये है, सीधी सी बात है। तो हमें इसे भी कैसे लिखना है, सामने लिखा हुआ है, देख लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं कैसे लिखना है। फोर्थ है, गौरव को 20,000 का माल जो 30,000 में बेचा है, 10,000 का बिल्कुल प्रॉफिट हुआ है। न्यू इक्वेशन वाले बनानी है। 55,000 बिल्कुल अपन ने देख लिया था, पहले के पढ़े थे। 20,000 बैंक में पड़े हैं, बिल्कुल सही। स्टॉक 50,000 का है। हाँ, अपने पास डिबेटर्स हो चुके हैं 30,000 के। डिबेटर्स यानी कि अपन ने माल बेचा तो अपन को क्या मिला, अपन को पैसा मिला, कैश मिला। मतलब आपने 20,000 का माल 30,000 में बेचा, आप उसे डिबेटर्स में लिखे, आप मतलब कैश में लिखे तो आप 30,000 का, हाँ ठीक है, आपके पास नगद आया लिखे। डिबेटर्स से आपको आसानी ये होगी, आपको आराम से अलग समझ में आ जाएगा डिबेटर्स नाम से कि हाँ 30,000 का माल मैंने खरीदा था, वो आपके पास अलग से सेफ लिखा रहेगा। और एक और बात कि यहाँ जो लायबिलिटीज पक्ष में है उसमें अपन क्या देख लें, 1,00,000 कैपिटल्स के वैसे ही पड़े हैं और कुछ पर नहीं हुआ है। क्रेडिटर्स 25,000 के 1,25,000 बहुत ही वैसे ही पड़े हैं। और इसमें क्या हुआ है दोस्तों कि 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उसे अपन ने, पहले तो 20,000 का माल गया है, अपन ने स्टॉक भेजा, 20,000 का माल गया है। एक सेकेंड, तो 20,000 का जो माल गया है उसे अपन ने यहाँ दिखाया है स्टॉक के नाम से। 20,000 में अपन ने 20,000 की इसमें से ब्रैकेट लगा के माइनस कर दिए हैं 20,000 रुपए। ठीक है दोस्तों। और अपन ने क्या किया है, अपन ने कैपिटल्स में जो 10,000 का अपन को मुनाफा प्रॉफिट आई हुई है उसे अपन ने कैपिटल पूंजी पक्ष में लिख दिया है। नहीं समझ में अभी आएगा, कैसे आएगा ध्यान से देखो। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। कैश 55,000 सही है, बैंक बैलेंस 20,000 सही है, स्टॉक 30,000, 20,000 का माल गया, 30,000 बचे सही है, डिविडेंड्स 30,000 सही है, आंकड़ा आता है बिल्कुल बराबर है। कैपिटल देख लेते हैं, 1,10,000, 10,000 के अपने पास मुनाफा हुआ, 10,000 जुड़ गए, 1,10,000। कैपिटल 25,000, 25,000 अपन को हरी को देने हैं, वो वाले 25,000। बैंक लोन आगे आएगा। चलिए 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। बैंक से ऋण लिया 2,00,000 रुपए, तो बैंक का आ चुका है, बैंक से ऋण लिया, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि अपन ब्लैंक की बात। बैंक लोन 2,00,000 रुपए लिया, क्या होगा, सिंपल सी बात है, सामने है, कैश में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इस बार अपन ने ऋण लिया है, कुछ दिया नहीं है। बैंक में सीधी 2,00,000 का मुनाफा, 2,00,000 प्लस करेंगे। 30,000 स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डिबेटर्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मशीन अपन बाद में देखेंगे। कैपिटल्स में 1,10,000 में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। क्रेडिटर्स में अपन को चुकाने हैं, अपने अभी नहीं चुकाए हैं, 25,000 बराबर है। बैंक लोन का एक नया खाता बन गया, बैंक लोन का एक नया पक्ष बन चुका है लायबिलिटीज में 2,00,000 रुपए के बराबर से कि दोनों का आंकड़ा बराबर बैठे। अपन को जिसे पैसे चुकाने होते हैं, पैसे देने होते हैं, सिंपल सा उसे अपन लायबिलिटीज पक्ष में लिखते हैं। हमें बैंक लोन देना है, बैंक लोन चुकाना है, 2,00,000 का है, लायबिलिटीज पक्ष में अमल लिखेंगे उस चीज को। तो ठीक है, आपको ये बात समझ में आ चुकी है। न्यू इक्वेशन, हाँ मैं फटाफट बना दूं, यहाँ मैं न्यू इक्वेशन भूल जाता हूँ। कैश है, न्यू इक्वेशन देखो सबसे पहले अपन कहाँ लिखते हैं, न्यू इक्वेशन लिखते हैं अपन यहाँ, इसकी लाइन खींचने के बाद लाइन 2 की आपको समझ में आ गई। न्यू इक्वेशन उसके नीचे लिखते हैं, लेकिन न्यू इक्वेशन लिखना मतलब न्यू इक्वेशन जो वर्ड है ना वो तो लाइन के ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन उसका जो काम है न्यू इक्वेशन जो मतलब आगे जो अपन जो मैथ की लैंग्वेज में लिखेंगे वो हमें बाद में लिखना है। कैश 55,000 कोई परिवर्तन नहीं है। बैंक में जरूर परिवर्तन है, 2,20,000 हो चुके हैं, ये जरूर परिवर्तन हुआ है। मैं बता भी दूं कहाँ लिखा हुआ है, ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ वो ये लिखी हुई है, ब्रैकेट कर रखा है मैंने, ब्रैकेट हटा दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको एक बात देख चुके हो कि कैश 55,000, बैंक में परिवर्तन जरूर हुआ है 2,20,000 बिल्कुल देख लिया है। स्टॉक में परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि 30,000 वैसे ही पड़ा है। डिबेटर्स 30,000 की वैसे ही हैं। कैपिटल में परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ है, 1,10,000 वैसे ही पड़े हैं। क्रेडिटर्स में 25,000 वैसे ही पड़े हैं। बैंक लोन में परिवर्तन जरूर हुआ है, 2,00,000 आ चुके हैं। अपन देख लेते हैं जो 6 अपने जो आगे है पॉइंट 6 नंबर, 1,00,000 की मशीन खरीदी, चेक से भुगतान किया। एक मैं आपको बात बताएं कि 1,00,000 की मशीन खरीदी और चेक के द्वारा भुगतान किया, इसमें ये अगर यहाँ पे नाम आता तो हम मानते
के उधार भी माना जा सकता है, लेकिन क्योंकि यह नाम भी है और साफ लिखा हुआ है चेक है, तो क्यों अपन इतनी माथाफोड़ी करें। सीधे से 6 पॉइंट पे चलते हैं। मशीन के नाम से एक हेडिंग डालते हैं, न्यू इक्वेशन बाद में बनाएंगे। कैश में परिवर्तन 55,000 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 लाख की अपन जो चेक से भुगतान किया है बैंक से, 1 लाख अपन जो माफ करना 1 लाख अपन माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस होगा। स्टॉक में परिवर्तन नहीं होना, डेबिट में परिवर्तन नहीं होना। हाँ, अपन ने जो मशीन खरीदी है, मेन आंकड़ा आया मशीन, जो मैं बोल रहा था बाद में आएगा। मशीन जो अपन ने खरीदी है वो 1 लाख रुपए मशीन के सामने यहाँ आ चुके हैं। मशीन बराबर 1 लाख रुपए। कैपिटल्स में कोई परिवर्तन नहीं है, क्रेडिटर्स में कोई परिवर्तन नहीं है, बैंक लोन में कोई परिवर्तन नहीं है। न्यू इक्वेशन फटाफट आप बना सकते हैं, फटाफट बना लेते हैं। 55,000 इसी पड़े हैं, बैंक लोन से 1,20,000 ऐसे पड़े हैं, स्टॉक में 30,000 पड़े हैं, डिविडेंड्स 30,000 पड़े हैं, मशीनरी 1 लाख पड़ी है, कैपिटल 1,10,000 पड़े हैं, क्रेडिटर 25,000 पड़े हैं, बैंक लोन 2 लाख पड़ा है। बहुत ही बढ़िया। फटाफट से इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं और आगे चलते हैं। आगे क्या है, गौरव दिवालिया हो गया और आधी राशि ही उससे प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसकी भी एक को मान लेते हैं। गौरव से हमें कितने प्राप्त करने थे, हमें 30 प्राप्त करने थे। गौरव से 30 राशि लेनी थी, जो कि यहाँ हमने पहले से लिखी हुई है कि हमें डिबेटर से हमने 30,000 उससे लेने थे, लेकिन गौरव से हमें 15, वो दिवालिया होने के कारण 15,000 की राशि ही प्राप्त हो पाई। तो कैश में 15,000 जोड़ेंगे। हाँ, क्यों जोड़ेंगे, बिल्कुल से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि उससे 15,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई, आधी राशि प्राप्त हुई, उसका अपना मुनाफा आधी राशि का ही हुआ, इसलिए आधी राशि यूज में जोड़ेंगे। बैंक में कुछ परिवर्तन नहीं, स्टॉक में कुछ परिवर्तन नहीं, और यहाँ हम देखेंगे कि दिवालिया हो जाने के कारण उससे आधी राशि ही प्राप्त हुई। ऐसा तो नहीं है कि वो आधी राशि बाद में चुकाएगा, उससे आधी राशि ही प्राप्त हुई का मतलब है कि वो जो खाता है वो वहाँ समाप्त हो गया है। डिबेटर जो 30,000 के से अपन ने लिखे थे वो 30,000 समाप्त हो गए हैं। 15,000 का हमारा नुकसान हुआ है, 15,000 राशि उससे प्राप्त हुई है, 30,000 डेबिटर्स पूरे काट दे जाएंगे। कैपिटल में 15,000 अपन इसलिए यहाँ से माइनस करेंगे क्योंकि हमारा 15,000 का नुकसान हुआ है। अगर हमारा 15,000 का फायदा होता तो अपन कैपिटल में जोड़ते, अगर हमारा 15,000 का नुकसान हुआ तो अपन कैपिटल में से माइनस करेंगे। न्यू इक्वेशन फटाफट देख लेते हैं। 15,000 प्लस करने के बाद कैश का आंकड़ा आता है 70,000 और बैंक का आंकड़ा आता है 1,20,000 और कैश का आता है 30,000। डिबेटर्स अपने 0 हो जाते हैं। मशीन अपनी 1 लाख की है, कैपिटल्स में अपने 95,000, 15,000 माइनस करने के बाद क्रेडिटर में अपने 25,000 अपने पड़े हैं, बैंक लोन 2 लाख का है। लास्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से तो किराया 2,000, वेतन 2,000। फटाफट से बिना कुछ करे इसको यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले यहीं इसको समझते हैं कि किराया, रेंट, सैलरी, वेतन, अपन यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है। रेंट 2,000, सैलरी 5,000। तो कुल मिला के मैं इसको 2 बार लिखने की बजाय 1 बार ही लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों मुझे नगद ही देने हैं। तो क्यों ना मैं इसे दोनों को एक साथ जोड़कर ही क्यों ना मैं इसे दे दूँ, क्यों ना, क्योंकि मुझे नगद ही चुकाने हैं। कितने चुकाने हैं, 5, 2, 7 हो जाते हैं। कैश में से 7 माइनस करूंगा और ब्रैकेट का चिन्ह लगाऊंगा, 63,000। न्यू इक्वेशन एंड बनाया जाऊंगा क्योंकि मैं बात आगे अपने पास टाइम नहीं होना। बैंक में 1,20,000 कुछ नहीं होने वाला है, नीचे रख दो। स्टॉक में 30,000 कुछ नहीं, नीचे रख दो। डिबेटर 0 नीचे रख दो। मशीनरी 1 लाख नीचे रख दी। कैपिटल्स में जो हमारे पास, आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे मैंने अब बताया था कि नुकसान हुआ है तो यहाँ से भी माइनस होगा, अगर फ़ायदा होता तो यहाँ पे भी प्लस होता। कैपिटल्स में नुकसान हुआ है -7,000, 88,000 नीचे रख लेते हैं। क्रेडिटर में 25,000 नीचे रख लेते हैं। बैंक लोन 25। तो यहाँ अपन ने सबसे पहले जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसे तो हमने बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया है। ये जो 8 के 8 पॉइंट है इसके अपने अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण आपने बहुत ही अच्छे से बना लिया है। आगे अपन इसको देख लेते हैं। एक इसको क्या देखते हैं कि इसके अंदर एक BS बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, इसे ये बनाते हैं, इसके लिए बनाते हैं, इसे देखने के लिए कि हमने जो ये सवाल किया है वो सही है या नहीं किया है। देखने के लिए सारा आंकड़ा एक बार बिठाने के लिए बैलेंस शीट का उपयोग किया जाता है। बैलेंस शीट के आपको तो पता ही है कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती है, संपत्तियां होती है। लायबिलिटीज में कैपिटल, क्रेडिटर, बैंक लोन, यहाँ पे देख सकते हैं
लायबिलिटीज में इन्हें क्या लिख रखा है, कैपिटल लिख रखा है, क्रेडिटर लिख रखा है, बैंक लोन लिख रखा है, एक्सेस में क्या है, कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेबिटर्स अपने पास है नहीं, जीरो लिख सकते हैं, और आपको नहीं लिखना तो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। मशीन आपको लिखनी है तो अपन कैश में संपत्ति में देख लिया था, अपन ने इसको डेबिटर्स नहीं लिखा क्योंकि वो जीरो थे, कैश लिख लिया, स्टॉक लिख लिया, बैंक लिख लिया, मशीन लिख लिया। तो कैपिटल अपन ने कहाँ से लिखे हैं, अपन ने लिखे हैं यहाँ से, क्योंकि ये जो अपनी लास्ट लाइन है ये अपन को ही पूरा आंकड़ा एकदम सही बताती है। तो कैश में बढ़े थे 63,000, बैंक में 1,20,000, तो कैश में तो लिख लिया 63,000, बैंक यानी बैंक में। तो यहाँ एक जो गलती हो रखी है वो मैं आपको एक बताऊं कि यहाँ गलती क्या हो रखी है। यहाँ बैंक के आगे तो लिखा हुआ है 30,000, ये आपको ध्यान से देखना है, बैंक के आगे तो लिखा हुआ है 30,000 और स्टॉक के आगे लिखा हुआ है 1,20,000, जबकि यहाँ देखें अपन तो बैंक में 1,20,000 है और स्टॉक में 30,000 है। कोई दिक्कत नहीं है, आंकड़ा गलत नहीं है, ओनली ऊपर नीचे थोड़ा हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे, करना है। लाइबिलिटीज में 88,000, 25,000 और 2 लाख, 88,000, 25,000, 2 लाख। मेरा आंकड़ा अपना सही होना चाहिए, 63, 120, 30, 100, 60, 120, 30, 100 एकदम सही है। दोनों तरफ अपन लाइबिलिटीज और संपत्तियां दोनों जमा चुके हैं, बैलेंस शीट तैयार कर चुके हैं। सिंपल सा है, इसे आंकड़ा अपन को करना है। अपन इसे जोड़ेंगे 3,13,000 एक्सेस पक्ष का, 3,13,000 दायित्व पक्ष का हमें सामने दे चुके हैं। लेखांकन समीकरण करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहला पॉइंट जो पहला क्वेश्चन अपन इससे वीडियो में हल कर चुके हैं, पूरा हल किया है, आधा भी नहीं किया है, पूरा हल किया है इस वीडियो में। एक वीडियो के माध्यम से अपन ने पूरा करा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत जो धन्यवाद है। आपको समझ में आया तो बिल्कुल आप बताएं, और आपको नहीं समझ में आया तो भी आप बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या प्रॉब्लम रही है।